पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो एनाकोंडा नेविगेटर है, जब ये लॉन्च होगा तो ये काफ़ी टाइम लेता है लॉन्च होने में। आप मान के चलिए कि आप इसे अगर 4 GB रैम के लैपटॉप पर है और i3 आपका प्रोसेसर है ना, तो ये पूरी तरह से ओपन होने में 1.5 से 2 मिनट ले लेगा और ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक है, तो आप जब भी एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर को लॉन्च करें तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस को बनाए रखें। कॉन्फिडेंस लेवल क्यों? क्योंकि आप श्योरिटी के साथ इस बात को कंफर्म कर लें कि आपने क्लिक कर दिया है, क्योंकि काफी देर तक कुछ भी हलचल नजर नहीं आएगी आपको, और आप क्या कर दोगे, दोबारा फिर क्लिक कर दोगे, तो वो और ज्यादा समय ले लेगा। दो दो एनाकोंडा नेविगेटर आपके ओपन हो जाएंगे। तो आपको पहली बार में ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्लिक कर देना है एनाकोंडा नेविगेटर ऑप्शन पे। तो मैंने कर दिया है। अब उसके बाद वेट करिए, पेशेंस, अब पेशेंस आपको दिखाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है कोई। और आपको एक बीच में रिंग, ग्रीन कलर से एक रिंग बनकर आएगी, सर्कल सा बनकर आएगा। अगर वो बनकर आ रहा है मतलब आपका एनाकोंडा नेविगेटर लोड हो रहा है। अब वहां तक पहुंचने में आपको 30 सेकंड 40 सेकंड लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। और ये बीच बीच में जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है होने दीजिए, ये इसका प्रोसेस का पार्ट है। अब ये इतना समय क्यों लेता है उसको थोड़ा जब तक कहानी में सुन लेते हैं। ये जो एनाकोंडा नेविगेटर है, ये आपको एक इंटरफेस अवेलेबल कराएगा, जिस इंटरफेस के थ्रू आप जितने भी सपोर्ट है एनाकोंडा के अंदर, वो सारी सपोर्ट के ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे, लाइक जुपिटर, आर स्टूडियो, स्पाइडर, पाईचाम, जितने भी ऑप्शन एनाकोंडा सपोर्ट करता है, जितने भी एडिटर्स सपोर्ट करता है, सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये जैसे आपके आ गई। अब जब आप इसको, इस इंटरफेस को देखेंगे, इस स्क्रीन को देखेंगे, उसके बाद भी आपको 20 से 30 सेकंड का पेशेंस बनाए रखना है। अगर आपने कहीं क्लिक कर दिया या स्क्रॉल बार ऊपर नीचे कर दिया तो ये फिर से हमारा हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस स्क्रीन को पूरी तरह से लोड हो जाने दीजिए। तो यहाँ पर जब तक पढ़ते हैं क्या क्या ये बता रहा है और हमारे काम की चीज क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जुपिटर लैब, ये वो एडिटर है जिसका हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जुपिटर नोटबुक का यूज करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही एक्सपीरियंस है ना। जुपिटर लैब थोड़ा एडवांस है और ज्यादातर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आपको जुपिटर लैब मिल जाएगा। तो मैं जुपिटर लैब पर आपको आगे काम करना सिखाऊंगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पाइडर दिखाई देगा, तो स्पाइडर एडिटर का भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल बार करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आर स्टूडियो यानी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर भी यहाँ पर दिखाई देगा, और पाईचाम भी आपको दिखाई देगा, और बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कुछ डिफरेंस भी नजर आएगा, यहाँ पर लॉन्च नाम से ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर इंस्टॉल नाम से ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एनाकोंडा आपने अभी इंस्टॉल किया है उसमें ये सारे एडिटर्स तो अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उनको लॉन्च करके यूज कर सकते हैं, बट इन सब की सपोर्ट है। अभी आपको इन सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तब आप इन सब का भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉन्च पर, तब जाके हमारा जुपिटर ओपन होगा। तो जुपिटर किस तरह से ओपन होता है उसको समझते हैं। तो जुपिटर एक वेब बेस्ड एडिटर है। तो जब भी कोई वेब बेस्ड एडिटर आता है तो दो चीजें अपने साथ लेकर आता है। पहला, अपना सर्वर अपने साथ लेकर आएगा। दूसरा, एक अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन होगी जो ब्राउजर पर लोड होगी, वो लेकर आएगा। तो जो जुपिटर लैब है वो आपको ब्राउजर पे ओपन होता हुआ नजर आएगा, और उसके पीछे उसका अपना एक सर्वर होगा जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। हमारे लिए वो एब्स्ट्रैक्शन है, हमें उसको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्च बटन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले जुपिटर अपने सर्वर को लोड करता है, और जब सर्वर लोड हो जाता है तो फिर ब्राउजर में अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन को लोड करता है। तो जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं जुपिटर से, वो आपका क्लाइंट एप्लीकेशन होता है जुपिटर का। ये सारी चीजें आप ना बोलकर सिर्फ इतना बोलिए कि हमने जुपिटर लॉन्च कर दिया तो भी सही होता है। ठीक है, तो ये ब्राउजर पे लोड होगा, आपके सिस्टम का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो पिक करके ओपन हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे यहाँ पे एक प्रोग्रेस सा बनकर आ रहा है, ये इसका सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जुपिटर का सर्वर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन करके ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सर ये जुपिटर क्या फ्रेमवर्क है? जुपिटर एक एडिटर है, फ्रेमवर्क नहीं है।
जैसे आइडल एक एडिटर था, उसी तरह से जुपिटर भी एक एडिटर है। ठीक है, जो आइडल एडिटर था वो हमारा डेस्कटॉप बेस्ड एडिटर था, और जो जुपिटर है ये वेब बेस्ड एडिटर है। ठीक, अभी इस पर मुझे काम करना नहीं सीखना है। अभी मैंने आपको पहला तरीका बताया जुपिटर को ओपन करने का, और ये सबसे हमारा हैवी एक अप्रोच होती है जुपिटर को लोड करने की। हमें इस तरीके से आगे जुपिटर को लोड नहीं करना है। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी जुपिटर के सर्वर को क्लोज करेंगे पहले। उसके बाद फिर जुपिटर का जो एडिटर है, ये एनाकोंडा का जो एडिटर है, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये जो पहला तरीका था ये बहुत हैवी और टाइम टेकिंग हमारा तरीका है, तो इस तरीके को हम यूज नहीं करेंगे आगे चल के। एनाकोंडा नेविगेटर फिर यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं जुपिटर लैब के लिए। तो मैं अपने सिस्टम में तो इसको दोबारा यूज नहीं करूंगा। दूसरा तरीका, गो टू सर्च मेन्यू। जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब में क्या डिफरेंस होता है? जुपिटर नोटबुक हमें एक बार में एक ही टैब प्रोवाइड करता है। अगर मुझे दूसरा जुपिटर प्रोग्राम बनाना हो तो मुझे ब्राउजर का दूसरा की फाइलों में नेविगेशन करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है। जुपिटर लैब क्या करता है, एक ही ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब आपको अवेलेबल करा देता है। इससे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है जुपिटर के साथ, है ना। तो दोनों में इससे ज्यादा कोई और डिफरेंस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखेंगे अब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो अभी हमने सर्च मेन्यू में जाकर एनाकोंडा नेविगेटर टाइप कराया था, इस बार आप सर्च मेन्यू जाकर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, अब यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को। ये बहुत कम समय लेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में ओपन हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लॉन्च हुआ है तो ये किसी डायरेक्टरी में आपका यहाँ पर लॉन्च हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम की जो यूजर डायरेक्टरी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे लैपटॉप में सी यूजर्स आदित्य फोल्डर के अंदर ये लॉन्च हुआ है। आपके में सी यूजर्स और आपका जो यूजर नेम होगा वहां होगा, या जो भी होगा वो आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब यहां से अब मैं जुपिटर लैब को ही लॉन्च करूंगा, बाकी जितने और ऑप्शन थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सीधा टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब। ठीक है, एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो अपने आप इसका सर्वर हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे पहले लोड होगा, फिर अपने आप ब्राउजर ओपन होकर जुपिटर आपका ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। आपको बस एंटर करना है, और ये पहले वाले अप्रोच से थोड़ा फास्ट होता है। सर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, नोटबुक एंड कंसोल, तो सर किस पे क्लिक करना है? नोटबुक और कंसोल किस कब आया होगा ऑप्शन, किस टाइम पर? सर अभी सर जैसी लॉन्च हुआ है ये सर ये लॉन्चर के टाइम आ रहा है। ऐसा स्क्रीन आपके सामने नहीं आया अभी? नहीं तो सर, नहीं आया। नो सर, नो। अभी ऑप्शन दे रहा है सर नोटबुक एंड कंसोल एंड अदर। नहीं, आप यहाँ पर जुपिटर स्पेस लैब टाइप करें, खाली जुपिटर टाइप कर रहे होंगे आप। नहीं स्पेस लैब ही लेके टाइप लैब कर भी दीजिए। लिखे ना। सर यही टाइप किया है। ठीक है, अब ओपन तो हो गया सर। हाँ हाँ, तो जिसकी भी ये प्रॉब्लम है वो अभी लैपटॉप से ज्वाइन है क्लास में। नहीं सर, मोबाइल। यस सर, मोबाइल नहीं मोबाइल से लैपटॉप है। से ही। नहीं, देखो अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन है तो मैं आपकी प्रॉब्लम अभी देखकर कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, और मोबाइल से है तो फिर मैं अभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें आपकी।
तो कोई ऐसा बताइए जिसका लैपटॉप है प्रॉब्लम आ रहा हो, लैपटॉप से हो, नाम प्रॉब्लम लेके आ रही बता है दो। सर, लैपटॉप पे हूँ मैं। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। हेलो मैं सर। आपको एक एक करके बात करते हैं, पहले अभिषेक से बात करते हैं, फिर बाकियों का नंबर भी आ जाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग वाली, और आपको परमिशन दे रहा हूँ। आप अपने पार्टिसिपेंट के बराबर में ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयरिंग का, उसको आप क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अगर पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जो आपका खुला हुआ है। हो गया आपका? हो गया ओपन? क्लिक पाइथन 3 पे क्लिक करा तो यस जी सर, यस नोट सर, सर ठीक है, हाँ, यस। ठीक है, ठीक है। अगर 3 पे पाइथन 3 वो कर्नल होता है, वो कर्नल। नोटबुक पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक करना है। चलो ओके ठीक। और किसी प्रॉब्लम थी बताइए? तो सॉल्व हो गई। और किसी की प्रॉब्लम? चलिए हो गया सर, हो गया। ठीक, आगे हो बढ़ते हैं। गया सर। अब हुआ क्या होगा, आप में से काफी लोगों का, क्योंकि अभी कल ही मैंने एक दूसरे बैच में भी यही सिखाया है, तो 3 से 4 स्टूडेंट का एक कंसर्न आया था कि जब वो जुपिटर स्पेस लैब लिखते थे तो उनका मैसेज आता था एक्सेस इज डिनाइड। तो हो सकता है आप में से काफी लोग क्लास के बाद जब अटेम्प्ट करेंगे तो उनका लिखकर आएगा एक्सेस इज डिनाइड। तो अगर वो सिचुएशन होगी तो आपने क्या करना है, जब आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट लॉन्च नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉन्च करेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको वही जुपिटर लैब जैसे अभी हम लिख रहे हैं वही आपको लिखना है। तो ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आप अपना जुपिटर लैब टाइप करेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों का एरर मैसेज आया था एक्सेस इज डिनाइड। नहीं आया है तो फिर उसी तरह से आप अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से जब हम जुपिटर को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी वो ये, उसे प्रॉब्लम नहीं कहते, वो अपना ही जुपिटर का फीचर है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो भी फाइल जुपिटर पर बनाई जाएंगी वो इसी लोकेशन पर सेव होंगी। अब आप चाहते हैं कि वो आपके जो बैचेस फोल्डर है या आप जिस डायरेक्टरी में जाकर अपने अब तक के सारे प्रोग्राम सेव करते आए हैं वहां पर ये आपका सेव हो, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो ये जिस लोकेशन से जुपिटर लैब को लॉन्च किया जाता है उसी लोकेशन पर जुपिटर की फाइल हमारी बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है। ठीक है, अंकित बताओ क्या पूछना चाहते हो? नथिंग। तो अनम्यूट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हम जो लोकेशन से हमने लॉन्च किया है उसी लोकेशन पर जुपिटर की फाइल सेव हो जाएंगी। बट अगर मैं चाहता हूँ कि सर हम अपने सारे प्रोग्राम को अब तक जिस फोल्डर में रखते आए थे, मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ तो इस फोल्डर में मैं अब तक सारे प्रोग्राम आपके सेव करता आया हूँ, तो क्यों ना इसी डायरेक्टरी में मेरा जुपिटर की फाइल सेव हो जाए। तो क्या करेंगे अब आप, ऐसा करने के लिए यहां से मैं इस जुपिटर को जो एनाकोंडा से ओपन हुआ था कंट्रोल सी से शट डाउन कर रहा हूं। तो ये एक तरीका है कि पहले जुपिटर के सर्वर को कंट्रोल सी से आप शट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं या एग्जिट कमांड से एग्जिट कर सकते हैं। अब आपका मन करेगा नहीं मैं तो सीधे क्लोज कर दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। ये उसी तरह से है कि आप अपने सिस्टम शट डाउन क्यों करते हो, पावर ऑफ कर दो ऐसे ही, तब भी तो चली जाएगा, हमारा सिस्टम शट डाउन हो ही जाएगा, है ना। तो यही होगा कि 4 से 8 दिन के बाद आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, ओएस करप्ट हो सकता है, विंडो उड़ सकती है। सेम कहानी यहाँ पर है। अगर आप अपने जुपिटर सर्वर को प्रॉपर शटडाउन नहीं करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका जुपिटर करप्ट हो जाएगा, फिर आपका चलना बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो करें कंट्रोल सी से एग्जिट करें, उसके बाद फिर अपना आप अपने ब्राउजर से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जिस डायरेक्टरी से आप अपने जुपिटर को लॉन्च करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी में आइए। तीसरा तरीका, सर बोलिए सर।
सर जिनका जेंगो कोर्स है वो पाइचाम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, किसी पे भी कर सकते हैं, पाइचाम वाले जेंगो वाले भी पाइचाम पे कर सकते हैं, डेटा साइंस ए वाले भी कर सकते हैं, कोई भी किसी पे कर सकता है। गो टू स्पेसिफिक डायरेक्टरी है इन एड्रेस बार, टाइप CMD। तो अब जिस डायरेक्टरी से मैं जुपिटर लॉन्च करना चाहता हूँ वहां आ गया, और उस डायरेक्टरी के एड्रेस बार पर मैं आ गया। एड्रेस बार में जो भी लिख कर आएगा उसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए CMD। ठीक है, एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। अब आप इस डायरेक्टरी में ई के अंदर, बैचेस के अंदर, तो जिस डायरेक्टरी से आप जुपिटर को लॉन्च करेंगे वो आप इस तरह से उस डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब। हाँ सचिन बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नो सर। तो इस तरह से आपका जुपिटर लैब फिर से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको तरीका सही लगता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं जुपिटर को ओपन करने का। इसके अलावा भी और कई तरीके हो सकते होंगे, अगर वो भी आप यूज करना चाहते हैं कहीं से पढ़कर देखकर तो आप वो भी कर सकते हैं। थिंग इज कि जुपिटर ओपन हमारा होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा वो सबके अपने अपने कई तरीके हो सकते हैं। टाइप CMD, फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, देन टाइप जुपिटर। सर मेरे में तो ऐसा एरर शो कर रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, किसका प्रॉब्लम आ रहा था? सर मेरा रमा, सर मेरे में हाँ, लिख के आ रहा है जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम बैच फाइल। तो ये आपके में तब आएगा जब आप स्पेसिफिक लोकेशन से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाना चाह रहे होंगे, हाँ जी तभी आ रहा है सर। और जब आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट चला रहे होंगे तो ये एरर नहीं आ रही होगी। हाँ तब नहीं आ रही सर। हाँ, तो इसका जो रीजन है वो ये हो सकता है कि जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आपको 2 चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए सजेस्ट किया था, उनमें से कोई एक आपका हमारा सेलेक्ट करने से रह गया है। हाँ सर नहीं किया था क्योंकि वो तो एरर वो शो कर रहा बस, वो हाँ एरर नहीं थी, वो एक रेड कलर से अपना मैसेज दिखा रहा था कि हाँ अगर आप मैसेज। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा था कर देना, तो वो अब नहीं कराए। तो उसका जो यहाँ पर इफेक्ट है वो यही है कि हम अपनी पसंद की लोकेशन से जुपिटर को नहीं चला पा रहे हैं। अब हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से ही जुपिटर को चला पाएंगे। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जुपिटर का पाथ सेट करेंगे, क्योंकि वो जो चेकबॉक्स था वो पाथ सेट करने का ऑप्शन पूछ रहा था। अब आपने वो नहीं करा तो आपको मैन्युअली जुपिटर का पाथ सेट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे और फिर से वो दोनों चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। तो पाथ सेट करेंगे ये थोड़ा आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगेन जहां पाथ सेट करने वाला पॉइंट आएगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके करनी पड़ेगी। तो मैं आपके सिस्टम पे करा देता हूँ। बाकी सब लोगों की अगर इस तरह से किसी की भी प्रॉब्लम आती है जो इनकी आई है कि जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो उसका सॉल्यूशन वही करना है जो अब हम करने जा रहे हैं इनके लैपटॉप पर। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए मुझे। सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, लैपटॉप यूज। चलिए कोई नहीं, फिर आप कभी जब करना है कल तब मुझे बता देना। तभी आप एक काम करिए, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से चला लीजिए। सर मेरे पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पे करा दीजिए मेरे आ जाओ लैपटॉप से। मैदान में, करो शेयर। ऑप्शन मिला शेयरिंग करने का, करिए।
सर ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से और सीएमडी से ओपन करने में क्या डिफरेंस? क्या नाम है सर आपका? पुनीत। पुनीत। एनाकोंडा से पुनीत जब ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट यूजर लोकेशन पर जुपिटर की फाइल को सेव करेगा, और अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से जब हम ओपन करेंगे तो जहां से हम कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन कर रहे हैं हमारी जुपिटर की फाइल उसी लोकेशन में सेव हो जाती है। हाँ शुभम बताओ, क्या प्रॉब्लम आपका? चल तो रहा है जुपिटर, प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर ये फोल्डर से जाके नहीं हो पा रहा सर, जो तीसरा मेथड था ये बता रहा है ना जुपिटर इज नॉट। भाई इसे क्लोज करो। स्क्रीन शेयरिंग के बाद डेस्कटॉप शेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक बार। हाँ तो ये जो आया है जुपिटर स्पेस लैब, जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब क्या करेंगे आप अपने सिस्टम में जाइए, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में जाइए। बाकी सब लोग भी देखते रहे, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसी तरह सॉल्व करनी है जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सी ड्राइव में जाइए। सर मुझे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो रमा सक्सेना की दिखाई दे रही है, ठीक है। सी में जाएंगे, इसके अंदर एक फोल्डर आएगा प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए ऊपर वाले में, हाँ प्रोग्राम फाइल्स। इसको तो चेक करो, एनाकोंडा नाम से कुछ आया है? ए प्रेस करो। नहीं है, कैंसिल 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 कैंसिल, डिलीट कुछ नहीं करना, बैक करिए, यूजर्स में जाइए, यूजर्स, एडमिन, इसमें एनाकोंडा 3 करके कोई फोल्डर बनना है, यस इसी के अंदर जाइए। इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा स्क्रिप्ट नाम का, एस प्रेस करिए, स्क्रिप्ट, हाँ इसके अंदर जाइए। अब ऊपर जो एड्रेस बार में पाथ आया इसे कॉपी करिए, हाँ कॉपी करिए, हो गया। उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाना है, कॉपी कॉपी करने के बाद पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल पे कैसे जाएंगे? सर्च बार में जाकर टाइप कर दीजिए ENV, ENV, हाँ एंटर कर दीजिए। यही और भी तरीके हैं एनवायरमेंट वेरिएबल तक पहुंचने के, सबसे आसान तरीका यही है। नीचे देखो बॉटम पे बटन आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल, हाँ क्लिक करिए इस पर। यहाँ पर एक वेरिएबल दिख रहा होगा पाथ नाम से, PATH ऊपर, हाँ। अब काफी लैपटॉप पर, काफी लोगों के लैपटॉप पर ऐसा होगा पाथ नाम से वेरिएबल नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करके वेरिएबल का नाम पाथ लिखेंगे। अगर जिनके में पहले से आ रहा है तो वो क्या करेंगे, इस पाथ को सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर न्यू पे जाइए, न्यू, और यहाँ पर जो अभी आपने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर दीजिए, हाँ ओके कर दीजिए। 1 बाय 1 सारी विंडो ओके कर दीजिए, हाँ इसको भी ओके कर दीजिए, और ये क्लोज कर दीजिए, ये वाली विंडो सी ड्राइव वाली। अब क्या करना है, उस लोकेशन पर दोबारा जाइए जहां से आप जुपिटर को लॉन्च करना चाहते थे, इसको एग्जिट कर दीजिए, इस पर वो चेंज नहीं आएंगे।
तो ध्यान रखना है एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो भी मैं चेंजेस करता हूँ उसका इफेक्ट करंट कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं आता, तो आपको दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो उसी डायरेक्टरी में या जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां से दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। एड्रेस बार में जाइए, लिख दीजिए फिर से CMD, अब लिखिए जुपिटर स्पेस लैब, एंटर। ये इस बार चल जाएगा। तो अब क्या लिखा आ रहा है आपका ना, मुझे लग रहा है जो एनाकोंडा इंस्टॉल करा है आपने थोड़ा सही से हो नहीं पाया, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी भी रह गई हैं। अब इसमें लिखो पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। तो ये मतलब मैं रैंडमली टेस्ट कर रहा हूँ, नॉट श्योर ये मेडिसिन काम कर जाएगी नहीं कर जाएगी। पिप इंस्टॉल स्पेस जुपिटर अंडरस्कोर सर्वर, जुपिटर अंडरस्कोर सर्वर, एंटर कर दीजिए। हेलो सर। बताइए सर। सर मेरे स्क्रीन पे सर सर्वर कनेक्शन एरर आ रही है सर। बस एक मिनट रुको, इनका करते हैं फिर आपके पास आते हैं। सर अब रन कराइए जुपिटर लैब स्पेस लैब, देखते हैं सक्सेस हुआ नहीं हुआ। नो मॉड्यूल नेम्ड जुपिटर लैब। एक काम करिए, इसको एग्जिट करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके चलाइए दोबारा। इसको एग्जिट कर दीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, CMD, CMD लिखिए, डायरेक्ट फिर ऐसे आ जाएगा, CMD लिखिए सर्च बार पे, ये एग्जिट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर दीजिए। जो कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके रन एज, हाँ। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, CD कमांड यूज करते हुए उस डायरेक्टरी में जाइए जहां पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपकी ड्राइव क्या थी, वो डेस्कटॉप था, क्या था, डेस्कटॉप पर CD डेस्कटॉप, एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसको रहने दीजिए। वापस जाइए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे, सर्च बार में जाइए,
एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखिए, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करिए, या सिंपल ओपन कर दीजिए, सिंपल ओपन कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए, जाइए पीछे। अब यहाँ लिखिए CD डेस्कटॉप, एंटर करिए। ठीक है, अब वो फोल्डर आपको कहाँ था डेस्कटॉप पर, CD करके उस फोल्डर का नाम लिखिए। हाँ, फिर CD करके उसके अंदर जाइए, जो फोल्डर था आपका चेक कर लीजिए, सबमिट के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर है, CD लिखिए, P लिखिए, टैब दबा दीजिए, टैब अपने आप उठा लेगा, टैब की प्रेस करिए, हाँ, एंटर कर दीजिए। अब लिखो जुपिटर स्पेस लैब, ये लास्ट है, इसके बाद फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल ही करना पड़ेगा अगर नहीं चला तो। चलो चला, तो अब आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि जब आप इसे चलाएंगे, ये आपके नीचे ब्राउजर पे आ गया होगा, क्रोम पे, हाँ ये आ जाएगा। तो जब भी आप ऐसे अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर चलाएं तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करें, फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी में चले जाएं जहां से आप चलाना चाहते हैं, फिर उसके बाद से आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अभी तक जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है चलाते रहिए ऐसे ही, और उसके बाद कभी टाइम मिले अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, जैसा सबका है वैसा हो जाएगा। स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। हाँ, कौन कह रहे थे किनका प्रॉब्लम आ रहा है, शेयर इस करो अपनी कॉल, सर मेरा करो सचिन। करो स्क्रीन शेयर करो। सर ये आ रही है क्या एरर। प्रॉब्लम आ रही है, एक काम करो, आप क्या कर रहे हैं, जो पुराना वाला जुपिटर है उसे बंद करो, पहले क्लोज कर दो, ब्राउजर क्लोज कर दो। सर पूरा क्लोज कर दिया है। जुपिटर चल तो नहीं रहा है, पहले क्लोज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, देखो। सर इसमें ये भी क्लोज करते हैं। हाँ सर यहाँ पे सर मैंने कंट्रोल सी करके सर जब वो एग्जिट करना था उसके बाद तुरंत जैसे कंट्रोल सी प्रेस किया था तुरंत ही वो बार बार एरर आ चलो रही है। कोई बात नहीं, अब दोबारा आप क्या जहाँ चलाना चाहते हो वहां जाओ। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से नहीं चल रहा है या स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं चल रहा है? सर चल दोनों से रहा है पर वो जैसे ही सर मतलब एग्जिट करने के लिए करते हैं कंट्रोल सी तो तुरंत वो एरर आती है, कनेक्शन सर्वर एरर। तो सर वो तो आएगी, चलाओ यहाँ पर। ये शुरू में स्पेस देने का क्या टोटका है, ये जुपिटर के पहले स्पेस आप क्यों सर देते हैं? अगर अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो सर वो एरर आ रही है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हमारे में तो, हमारा किसी में नहीं है, आपके वहां है। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब चल रहा है ना आपका, चलने दीजिए, चल रहा है तो। सर अगर प्रॉब्लम कहाँ रही है? अब तो प्रॉब्लम तो आएगी, अब ऑलरेडी आपको जुपिटर चल रहा है, वो बोलेगा पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। हाँ सर चल गया। तो ठीक है, सर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ। कर दीजिए। अब ब्राउजर पे नहीं चलेगा क्योंकि सर्वर बंद हो गया। हाँ हाँ तो ठीक है, यही तो सही तो है, ये सर्वर। नॉर्मल है ना सर, उसमें कोई हाँ दिक्कत ये यही होगा, सर्वर आपका बंद हो गया। सोचो जब आपका फेसबुक का सर्वर डाउन हो, आपके इंटरनेट आ रहा है, ब्राउजर आपका सही है, बट फेसबुक सर्वर डाउन हो गया तो चलेगा थोड़ी फेसबुक। ओके सर, क्लोज मुझे कर लगा दो। कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का प्रॉब्लम कोई जुपिटर इंस्टॉलेशन को लेकर? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जुपिटर लैब यहाँ पर आ गया, हमें इसको सीखना होगा कि ये क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि जब हम आइडल पे कोडिंग करते थे और जब हम जुपिटर पे कोडिंग करेंगे तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है। पहला डिफरेंस आएगा, आइडल में जो भी फाइल हम बनाते थे उसका एक्सटेंशन .py होता था और यहाँ पर हम पाइथन का कोड लिखते थे। जुपिटर में जो फाइल बनती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो IPYNB होता है। इसका मतलब है आई पाइथन नोटबुक, आई पाइथन नोटबुक। तो जुपिटर की फाइल को नोटबुक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आई पाइथन फाइल है
इसमें आप पाइथन कोड तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो लिख सकते हैं। क्या वो लिख सकते हैं उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो पहला डिफरेंस जो आपने देखा जुपिटर और आइडल में वो ये है। अब अगर मैं आइडल के साथ पाईचार्म भी लगा दूं तो भी यही बात है। पाईचार्म में भी जब आपका प्रोग्राम सेव होगा तो .py एक्सटेंशन से सेव होगा। अब इमेजिन करिए कि मैंने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया और उसमें बीच की 2 लाइनें मैं रन करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों लाइनों के ऊपर का कोड एग्जीक्यूट हो या इन दोनों लाइनों के बाद का कोड एग्जीक्यूट हो। तो क्या पाईचार्म और आइडल ऐसा ऑप्शन अवेलेबल कराएंगे? नो सर। हाँ? सर कमेंट करके कर सकते हैं। सर कितना कमेंट करोगे, कहां तक कमेंट करोगे भाई? एक ऑप्शन तो यही है जो इन्होंने बोला कि सर ऊपर का कोड कमेंट कर देते हैं, नीचे का कोड कमेंट कर देते हैं, जब चलाना होगा तो कमेंट हटाने जाएंगे और फिर अगर नहीं चलाना फिर लगाने जाएंगे। तो बड़ा ही टीडियस टास्क हो जाएगा, मतलब बहुत थकाऊ पकाऊ काम हो जाएगा। कर तो सकते हैं बट जो जुपिटर है ये इसी काम को बड़ी आसानी से करवा देता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप मेरे यहाँ पे कोड लिखेंगे तो वो कोड सेल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि आप अपने कोड को एक साथ लिखते सेल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जितने चाहे उतने सेल आप यूज कर सकते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। हर सेल में जितने चाहे उतने पाइथन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और जब आप कोड को रन करते हैं तो वो कोड रन नहीं होता, पाइथन का जो जुपिटर का सेल है ये रन होता है। अगर आप इसी सेल को रन कराएंगे तो बाकी सेल रन नहीं होंगे और सिर्फ इतना कोड एग्जीक्यूट होगा, और आप चाहे तो सारे एग्जीक्यूट हो, ऐसा आप कर सकते हैं। तो पहला फायदा जो है जुपिटर का वो यही है कि आप अपने कोड को चंक्स में अरेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोड पर मेरा फोकस है, बाकी कोड अभी मैं नहीं देखना चाहता, तो आप उतने हिस्से को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उतने हिस्से में एरर चेक कर सकते हैं, बाकी हिस्से को आप एज इट इज लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है, पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा, पाईचार्म या आइडल में अगर आपने अपने कोड के बारे में कुछ रिमार्क देना है तो अभी जैसा आपने बताया कमेंट यूज करके ही हम लोग लिखेंगे। जो भी रिमार्क लिखना है अपने कोड के बारे में कमेंट का यूज करके ही लिखेंगे। जुपिटर फाइल में अगर आप रिमार्क देना चाहते हैं किसी कोड का या किसी कोड के बारे में आप समझाना चाहते हैं ये कोड मेरा ये करना चाह रहा है, ताकि टेक्निकल स्टेटमेंट देखने में ज्यादा समय ना लगे और मैं नॉन टेक्निकल वे में अपने एक स्टोरी टाइप लिख दूं कि ये कोड ये काम कर रहा है, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिना कमेंट बनाए, और जब वो लिखेंगे तो उसमें हम स्टाइलिंग लगा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, इमेजेस लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, बुलेट्स यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रिमार्क वाला पोर्शन है, यानी जो हम कमेंट में लिखते थे कभी पाइथन फाइल में, वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाता है, जिससे देखना और पढ़ना आसान और जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हमने और ज्यादा अच्छे से फोकस कर लेना है। ये जुपिटर हमें अलाउ करता है। कैसे करता है वो सीखेंगे। तीसरा फायदा, जुपिटर और बाकी जो एडिटर होते हैं उनमें, ये जितने भी पाईचार्म, स्पाइडर और आइडल हैं, ये सब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। इसका मतलब है कि जब ये रन होते हैं तो इनके लिए ब्राउजर पर चलना जरूरी नहीं है। बट जो जुपिटर है ये हमारा रन होता है ब्राउजर पे, तो ये वेब बेस्ड एडिटर है। तो सर इसका फायदा क्या हुआ? वेब बेस्ड एडिटर है, इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं मान लीजिए ये कोई कॉलेज की लैब है, एक एग्जांपल सा समझा रहा हूं। कॉलेज में एक लैब है आपकी, यहां पर कई सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, 1 2 3 4, ये मान लीजिए कई सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब अगर मुझे इन सारे लैपटॉप पर पाईचार्म और आइडल को फीचर यूज करना है तो मुझे सारे लैपटॉप पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, किसी एक मशीन पर जुपिटर को इंस्टॉल कर सकता हूं, और जुपिटर का जो एड्रेस आ रहा है ये ऊपर एड्रेस बार में ये जो आ रहा है, ठीक है, इस एड्रेस को मैं इस लैपटॉप के ब्राउजर के एड्रेस बार में पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, और जहां पर लोकल होस्ट लिखा है उसकी जगह पर मैं इस वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस इन सबको बता दूंगा। और
इन बाकी मशीनों पर बिना जुपिटर इंस्टॉल किए हुए ये सब जुपिटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर इंस्टॉल कहां पर करा है मैंने? एक मशीन पर। ये उसी तरह से है, बड़ा आसान तरीके से समझ सकते हैं आप। क्या आपके मेरे या पब्लिकली किसी भी लैपटॉप पर फेसबुक इंस्टॉल करी आपने? नहीं। तो क्या फेसबुक आई कैसे आपके पास? हमने कहा आई कहाँ है? वो तो हम ब्राउजर यूज करते हैं और इंटरनेट लगा हुआ है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, फेसबुक का पेज हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमें तो फेसबुक इंस्टॉल नहीं करनी ना अपने लैपटॉप पर। बिल्कुल सेम कहानी है। ये वो सर्वर मशीन हो जाएगी जहां पर आपने जुपिटर इंस्टॉल कर दिया। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी मशीनों पर बिना जुपिटर इंस्टॉल किए सब में जुपिटर एक्सेस करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक वेब बेस्ड एडिटर है ना। जो वेब बेस्ड एडिटर होते हैं उनको हर मशीन पर इंस्टॉल करके चलाने की जरूरत नहीं है, किसी एक पर इंस्टॉल कर दीजिए और आप उन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज हम कब देखेंगे? जब मैं आपको एआई पढ़ाऊंगा। तो एआई के अंदर हम ऐसी एप्लीकेशंस बनाएंगे जिनको रन होने के लिए 12 से 15 जीबी रैम की जरूरत पड़ेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जब पढ़ेंगे। जब तो मेरे ऐसा प्रोग्राम बनेगा एआई में जिस प्रोग्राम को रन होने के लिए मुझे 12 जीबी रैम या 15 जीबी रैम की जरूरत पड़ेगी। इस क्लास में अभी 52 कैंडिडेट्स हैं। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 95% स्टूडेंट के लैपटॉप में इतनी रैम कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। मुश्किल से 4-6 स्टूडेंट ऐसे होंगे आप में से जिनके पास 12 जीबी रैम का लैपटॉप है या 15 जीबी रैम का लैपटॉप है। तो क्या करें? बाकी यही नहीं पढ़ेंगे? बाकी छोड़ दें यही पढ़ना? हमने कहा नहीं, पढ़ेंगे तो क्या उन्हें खरीदेंगे? इतना महंगा लैपटॉप आएगा, 12 जीबी रैम के साथ आओगे तो i7 प्रोसेसर भी चाहिए होगा, फिर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा 2-4 जीबी का, बैक कैम चाहिए होगा, तो 1.5 से 2 लाख का लैपटॉप बनेगा, है ना? तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे? तो हमारे पास कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। वो क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें 15 जीबी रैम प्रोवाइड करते हैं और ग्राफिक्स कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में। कुछ ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं इतनी 15 जीबी मिनिमम रैम। इससे ज्यादा रैम चाहिए तो वो चार्ज फिर करते हैं। तो 15 जीबी रैम और जीपीयू अगर आपको चाहिए तो फ्री में आप ले सकते हैं। लेकिन ये बताओ क्लाउड कौन है? एक सर्वर पे चलने वाला मशीन ही तो है। अब ये आपका लैपटॉप है, तो आपके लैपटॉप पे ये चलेगा कैसे? तो इन्होंने क्या करा, क्लाउड पर जुपिटर इंस्टॉल कर दिया और आपको जुपिटर का यूआरएल बता दिया। आप क्या करेंगे? आप इस क्लाउड के साथ कनेक्शन बनाएंगे और जो जुपिटर का यूआरएल है वो आप यहां पर गेट कर लेंगे और आपकी मशीन के ब्राउजर पे क्या हो जाएगा? जुपिटर लैब चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो जुपिटर लैब है वो एक्चुअल में इंस्टॉल कहां पर हुआ है? सर्वर पे हुआ है, क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल हुआ है। लेकिन उसका जो इंटरफेसिंग है वो आपके ब्राउजर पे आ रहा है, उसी तरह से जैसे फेसबुक का आ रहा है। तो अब आपके लैपटॉप पर 16 जीबी रैम या i7 प्रोसेसर नहीं चाहिए मुझे, जहां पर आपका जुपिटर लैब इंस्टॉल हुआ है उस मशीन पे चाहिए। इसका मतलब है कि यहां से आपका जो भी कोड होगा जो आप लिखेंगे अपनी मशीन से वो यहां रन नहीं होगा, वो जाएगा सर्वर पे रन होगा। तो जो भी कोड रन जहां हो रहा है वहां पर रिसोर्सेज मुझे चाहिए होते हैं। तो जुपिटर का जो तीसरा फायदा वो यही है कि क्लाउड पर ये बड़ा इजीली हमारा अवेलेबल हो जाता है। तो जितने भी हम आगे चलकर एआई की एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आप वहां पर जब क्लाउड पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर जुपिटर रखा हुआ है। वहां पर ये पाईचार्म और आइडल सब नहीं मिलते, वहां पर यही मिलेगा। तो अगर हम अभी से एक्सपीरियंस लेते हैं तो उस समय ये बड़ा आसान लगेगा इसको यूज करना, क्योंकि सबको जाना पहचाना लगेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्पेशली एआई डेटा साइंस एमएल वालों के लिए कि आप जुपिटर का यूज करें। बाकी आप फ्री हैं, आप पाईचार्म यूज कर सकते हैं, स्पाइडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पाइथन सीखनी है। पाइथन सब पे एक जैसी चलती है, वो नहीं बदलती। अब सर ये सेल के बारे में बताइए कुछ, आपने सेल के बारे में कुछ बताना है। तो ये जो आपको रेक्टेंगल सा नजर आ रहा है, तो ये बताओ ये रेक्टेंगल सा आया कैसे? ये तो पता ही नहीं चला हमें। इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपके सामने काफी लोगों के सामने पहली स्क्रीन ये आई होगी, जैसे ही आपने जुपिटर ओपन किया होगा काफी लोगों के सामने ये स्क्रीन हमारी आई होगी। अब यहां पर क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है नोटबुक। नोटबुक का मतलब है वो फाइल जिसमें आप पाइथन का कोड लिखेंगे उसको नोटबुक या नोटबुक फाइल कहते हैं या जुपिटर फाइल कहते हैं। ये मेरी जुपिटर फाइल है। अब इस जुपिटर फाइल को जब आप ओपन करेंगे
तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ओपन करेंगे? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मैं आपको जुपिटर सिखा रहा हूं पाइथन का कोड बनाने के लिए। जुपिटर में 2 और लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जूलिया प्रोग्राम। सर दूसरी कौन सी है? पाइथन, आर लैंग्वेज और जूलिया लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज हमारी सपोर्ट होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपको एनाकोंडा के साथ पाइथन मिला हुआ है, जुपिटर मिला हुआ है, वो पाइथन के साथ मिला हुआ है। अगर मैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जूलिया लैंग्वेज के प्लगइन डाउनलोड कर लूं तो इस नोटबुक के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है पाइथन 3 का, इसी के साथ एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा जूलिया का, इसी के नीचे एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ पर अभी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो इस तरह से हम जुपिटर फाइल में पाइथन लैंग्वेज का कोड भी लिख सकते हैं, आर लैंग्वेज का कोड भी लिख सकते हैं, जूलिया लैंग्वेज का भी कोड लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से हमने क्या करना है, जो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट आ रही है वो पाइथन की आ रही है भाई, इस पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब आप जुपिटर फाइल को ओपन कर रहे हैं और पाइथन कोड उस पर लिखना चाहेंगे। ये आपकी जुपिटर फाइल ओपन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल सा बनकर आपका आया है, इसको हम बोलते हैं सेल। इसको बोला जाता है सेल, जुपिटर सेल। और ये जो सेल होता है ये 3 तरह का होता है। पहला कोड सेल, दूसरा मार्कडाउन सेल, और तीसरा होता है रॉ सेल। आने वाले नए वर्जन से ये तीसरा वाला हट जाएगा, सिर्फ 2 ही मिलेंगे आपको, कोड और मार्कडाउन। अभी ये है। अब किस सेल से क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब आपका सेल कोड सेल होता है, इसका मतलब आप पाइथन स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि आप पाइथन कोड लिखते हैं। और जब आपका सेल का टाइप मार्कडाउन होता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। और जब आपका कोड, आपका जो सेल है वो रॉ सेल होता है, तो जो भी आप लिखते हैं वो प्लेन टेक्स्ट होता है। रॉ टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट हमारा कहलाता है। तो सर कैसे पता चलता है कि अभी जो सेल है ये कौन सा वाला है? तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कोड सेल सेलेक्ट होकर आ रहा है। इस पे क्लिक करो तो ये 2 ऑप्शन और दिखाएगा, मार्कडाउन सेल और रॉ सेल। तो पहले कोड सेल को पढ़ते हैं, तीनों को पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले कोड सेल की बात करते हैं। तो अगर हम कोड सेल पर आते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब मैं पाइथन का स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। जितना अब तक हमने सीखा है, लूप लगाना, कंडीशन लगाना, यूजर से इनपुट लेना, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, अपना फंक्शन बनाना, हर वो स्टेटमेंट जो आज तक आप लिखते आए हैं वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से। मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। क्या एक सेल पर एक ही स्टेटमेंट लिखा जा सकता है? नहीं, आप एंटर करेंगे, जितने चाहे उतने स्टेटमेंट एक सेल पर आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने a = 10, b = 20, अब प्रिंट करा दिया a + b। ठीक है, अब आप इस सेल को रन करना चाहते हैं, तो कैसे रन करेंगे? तो इस सेल को रन करने के लिए 2 ऑप्शन, 2 नहीं कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये जो एक टूल बार पर प्ले जैसा बटन आएगा, जैसे म्यूजिक प्लेयर में आता है प्ले जैसा बटन, ये आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो जो सेल अभी सेलेक्टेड होगा वो सेल आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सर एक ही तो सेल है तो यही सेलेक्टेड होगा, दूसरा सेल है ही कहाँ इसमें अभी, और दूसरा अगर मुझे चाहिए तो आएगा कैसे वो? तो जब आप किसी सेल को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बिलो एक नया सेल इंसर्ट कर दिया जाता है। और सर अगर मैं एग्जीक्यूट ना करूं इस सेल के लिए और एक सेल और बनाना चाहूँ, उस पर भी कुछ कोड लिखना चाहूँ और फिर किसी एक को ही रन कराऊं तो कैसे होगा? तो क्या करेंगे, जिस सेल पर अभी आप हैं अगर उसके अबव एक नया सेल क्रिएट करना है तो एक शॉर्टकट होता है, एस्केप के साथ ए प्रेस करेंगे, ए मतलब अबव, एस्केप ए। तो आपका जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होता है उसके अबव एक नया सेल आ जाएगा।
और जिस सेल को आप सेलेक्ट करके अभी बैठे हैं उसके बिलो एक नया सेल चाहिए, तो एस्केप के साथ बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बिलो, ये आपका सेल आ गया। अब मान लीजिए मैं इसको रन नहीं करता, मैं दूसरे सेल में आ रहा हूं, है ना, इसमें मैं अपना कुछ कोड लिखना चाहता हूं, क्या लिखोगे भाई, एक लूप चलाऊंगा बस, फॉर आई इन रेंज, बस इस लूप को मैंने प्रिंट कर दिया। अब ये दो सेल मैंने लिखे हुए हैं, अब मैं चाहूं तो इन दोनों को रन कर दूं एक साथ, मैं चाहूं तो किसी एक को रन करूं, मैं चाहूं तो दूसरे वाले को रन करूं, बट ध्यान रखना जब आप इस तरह से इंडिविजुअल सेल को रन करते हैं, प्रीवियस वाले को रन नहीं करना चाहते, तो ऐसा तो नहीं है कि इस सेल में जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उसमें इस वाले सेल के स्टेटमेंट का आउटपुट यूज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चलेगा नहीं, एरर दे देगा, तो फिर आपको पहले ये चलाकर आना ही पड़ेगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हुआ है क्योंकि इसमें ए और बी है और इसमें कहीं ए बी का जिक्र नहीं हो रहा है। तो चलो पहले इस वाले को रन करते हैं। तो ये सेलेक्ट करा मैंने और इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ही आपका आउटपुट आ गया। तो जुपिटर पर ही आपका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब मान लो इसको रन करना हो तो इसको क्लिक कर दो सेलेक्ट करके। दूसरा शॉर्टकट शिफ्ट एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्टेड सेल होगा वो रन हो जाएगा। ये आ गया आउटपुट, ठीक है। चलो अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेने का कोड लिखना है। तो यूजर से इनपुट लेने का कोड आप यहाँ लिख दीजिए। अब ये सेल कहाँ से आ गया, ये तो हमने बनाया ही नहीं था। तो मैंने बताया था कि जिस सेल को आप रन कर देते हैं आउटपुट के बाद ऑटोमेटिकली नया सेल इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करा के ये चेक करूंगा वो इवन है। एंटर नंबर और यहाँ पर मैंने इफ एल्स लगाया, इफ नंबर मॉडुलस 2 = 0। सर ये टेक्स्ट फील्ड कहाँ से आ गया, तो ये जुपिटर का अपना फीचर है कि जब भी आप इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे तो इनपुट फंक्शन के लिए वो एक अपने आप से टेक्स्ट फील्ड बना देता है। आइडल में नहीं आता है ऐसा, आइडल ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये जुपिटर का अपना फीचर है, इनपुट फंक्शन इस तरह से आपको आउटपुट दिखाता है। तो एंटर नंबर, ये लो 10, जैसे मैं एंटर करूंगा वो यहाँ आ जाएगा, आगे कोड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब सर, हाँ बोलिए। सर जो सेल की बात है स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 लिख के आ रहा है, ये तभी लिख के आ रहा है ना जैसे जो प्रोग्राम पहले रन कर रहा है वो 1 आ रहा है, जो प्रोग्राम बाद में रन कर रहा है फिर 2 आ रहा है, देन 3। तो इंटरनली क्या होता है, जिस सेल को मैं रन करता हूँ वो एग्जीक्यूशन काउंट यहाँ पर शो करता है। तो 1 का मतलब है आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन इस वाले सेल का हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूशन इस वाले सेल का हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूशन इस वाले सेल का हुआ है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं तो यहाँ पर 4 लिख कर आ जाएगा, अगर मैं इसको फिर रन कर दूं तो यहाँ 5 लिख कर आ जाएगा। तो जितना एग्जीक्यूशन सेल का होता जा रहा है इंटरनली एक काउंट मेंटेन वो करता जा रहा है और वो काउंट की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई जाती है, ठीक है। तो मान लो इसको मैं फिर से रन कर दूं, देखते हैं इस लूप को दोबारा रन करने पर क्या होता है। अब ये 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं तो अब ये 5 हो जाएगा। तो ये लाइन नंबर नहीं है, ये हमारा सेल का एग्जीक्यूशन क्यूमुलेटिव मैनर में बता रहा है कि अब तक जितनी बार सेल आपने रन कराया है तो ये कौन सी बार का एग्जीक्यूशन है, 5th टाइम सेल एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये 5th सेल मतलब यहाँ पर सबको मिलाकर ये हमारा 5th नंबर एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर सर कभी कभी स्टार आता है, स्टार का मतलब होता है वो सेल एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, इन एग्जीक्यूशन। ओके। अभी रनिंग है। हाँ, एस्ट्रिक का मतलब है इन एग्जीक्यूशन। तो जब आपका सेल लेंथी कोड होगा या यूजर इनपुट वाला होगा, देखो ये यूजर इनपुट है, अब देखो ये स्टार बना रहेगा क्योंकि ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट कब होगा, जब यूजर से इनपुट आ जाएगा और फिर ये लॉजिक पूरा चल जाएगा। अभी तो अटका हुआ है इस लाइन पर, यहाँ अटका हुआ है ये, इसलिए वो क्या बनकर आ रहा है, एस्ट्रिक बनकर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप बहुत बड़े बड़े कोड को लिखते हैं, बड़े बड़े कोड का मतलब जिनका एग्जीक्यूशन ज्यादा टाइम पर होता है,
तो यहाँ पर वो एस्ट्रिक बनकर आता रहता है, तो यहाँ भी एस्ट्रिक बनकर आएगा। दूसरी पहचान ये है कि ये जो आपका लिख कर आना पाइथन 3 ये डार्क सर्कल बन जाता है, एक पहचान ये भी है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटर नंबर 20। अब देखो ये खत्म हो गया और यहाँ पर डार्क सर्कल अब हमारा एम्प्टी सर्कल बन गया, तो ये भी एक पहचान है। ठीक है, कि मेरा अभी पर्टिकुलर सेल एग्जीक्यूशन में है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जुपिटर सेल का एक दो एडवांटेज एक्स्ट्रा क्या है, ध्यान से नोटिस करेंगे, नोटिस नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा। जैसे आपने प्रिंट लिखा, अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जब लिखा जाता है तो पैरेंथेसिस 2 लगाई जाती है, ओपन करने वाली और क्लोज करने वाली। जितने भी एडिटर है, चाहे वो जुपिटर है चाहे पाइचाम है, आइडल नहीं, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं इस बात को। आपको एक लगानी है, दूसरी अपने आप लग जाएगी। अब मैंने बस ओपन करने वाली लगाई थी, क्लोज वाली अपने आप आ गई। ये फीचर पाइचाम में भी है। जब हम स्ट्रिंग में किसी को भी लिखते हैं तो मुझे पता है कि जब मैं स्ट्रिंग को डबल कोट से शुरू करूंगा तो डबल कोट से क्लोज भी करूंगा। मुझे एक लगानी है, उसकी मैचिंग अपने आप आ जाएगी, चाहे वो 3 टाइम्स वाले कोड है या सिंगल कोड है, उसका मैचिंग कोड अपने आप आ जाएगा। आपको एक लगाना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये फीचर भी लगभग हर एडिटर में होता है। इससे कोड फास्ट लिखा जा रहा है, डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है मेरा। आइडल में ये फीचर नहीं है। और देखो यहां पर अगर मैं 2 नंबर को ऐसे लिख रहा हूं, a = 10 b = 20, अगर मैं इनका सम प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट a + b। आप चाहे तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप किसी सेल में लिख रहे हैं और वो लास्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना इस बात का, वो लास्ट स्टेटमेंट है उस सेल का, तो ऑटोमेटिक जुपिटर इसे प्रिंट कर देता है। 30 आ गया, 20 प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना लास्ट स्टेटमेंट के लिए। अब आपका मन आया नहीं सर, अब तो ए भी लिखेंगे बी भी लिखेंगे और a + b भी करेंगे, ये सोचकर बैठे हैं कि ये भी प्रिंट होगा ये भी प्रिंट होगा। नहीं, सिर्फ लास्ट वाला प्रिंट होगा। अगर ये हटा दोगे तो लास्ट में बी है, ये हटा दोगे तो लास्ट में। सारे प्रिंट करने हैं तो प्रिंट लगाना ही है फिर आपको। और इस बात का ध्यान रखना कि हम जुपिटर का यूज करते हैं एज ए प्रोग्रामर अपनी डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। बट अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पर कोड बना लूंगा, और कोड जिसने मुझसे कहा बनाने के लिए, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं इंडस्ट्री में, तो क्लाइंट को जब मैं कोड दूंगा तो क्या मैं उसे जुपिटर फाइल दूंगा, IPython नोटबुक वाली? क्या मैं उससे ये बोलूंगा कि भी अपने लैपटॉप पे जुपिटर इंस्टॉल करना, तब चलेगा ये कोड? वो तो डबल क्लिक पे चलाएगा ना। मुझे अपने कोड को यहाँ से निकाल कर उसे EXE फाइल में रख कर देना होगा। तो अब सोचिए, जब आप अपने जुपिटर फाइल से कोड को निकालेंगे और मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हम उसे आइडल पर रन कराना चाहते हैं, तो क्या आइडल a + b ऐसे लिखने प्रिंट कर देगा? हमने कहा नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट आप पर्टिकुलर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये कोड मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और क्लाइंट को देना है लास्ट में, तो फिर इस तरह के कोड को लिखने से बचना है, क्योंकि ये फिर वहां जाके फेल हो जाएगा। ये एरर नहीं देगा लेकिन आउटपुट भी तो नहीं देगा। ये तो जुपिटर का एडवांटेज है कि यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को लिखने से बचे, बट एक फीचर है जो आपको जरूर आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं किसी सेल कैसे रन करेंगे? क्या चीज? सारे सेल को एक साथ कैसे रन करेंगे? हाँ, सारे सेल को एक साथ कैसे रन करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कर्नल। तो आप सबसे पहले आप पूछोगे सर ये कर्नल कौन है? चलो जल्दी से समझते हैं कर्नल कौन है। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप जुपिटर पढ़ रहे हो। कंप्यूटर साइंस में अगर आपसे कोई पूछे कर्नल क्या होता है तो आप क्या बताओगे? जो सर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मतलब इंटरेक्शन। बस एक आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला वो है कि एक इंटरफेस होता है, किन्हीं दो के बीच का इंटरफेस होता है। यही बात कहना चाह रहे हैं इन जनरल। यही यस सर, यही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ भी टॉपिक का नाम, वर्ड का नाम कर्नल है। अब समझ लो क्या है। ये मेरा जुपिटर फाइल है, बहुत आसान है, बस ध्यान
लेना और समझ में आ जाएगा। भाई इस आई पाइथन नोटबुक फाइल में मैं पाइथन कोड लिख रहा हूं और मैं मार्कडाउन डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकता हूं और भी चीजें जो लिख सकता हूं। ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है, अल्टीमेटली मेरे कोड को इंटरप्रेटर रन करेगा। बट द थिंग इज व्हाट कि मेरा जो इंटरप्रेटर है वो आई पाइथन फाइल को रन नहीं कर सकता। मेरा इंटरप्रेटर सिर्फ .py फाइल को जानता है। इंटरप्रेटर आई पाइथन नोटबुक फाइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज इनपुट रन करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लिखा है, ऐसा भी लिखा हुआ जो पाइथन होता ही नहीं है, जैसे मार्कडाउन अभी सिखाऊंगा आपके लिए। तो क्या करें, इनके बीच में एक इंटरफेस तैयार किया गया, उस इंटरफेस का नाम है कर्नल। यानी कर्नल एक प्रोग्राम है, इंटरनली चलता है। वो क्या करता है, आई पाइथन नोटबुक फाइल से जो जो पाइथन का कोड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंटरप्रेटर तक पहुंचाता है। इंटरप्रेटर उसका आउटपुट देता है कर्नल के लिए और कर्नल उसको बढ़िया से फिर से आई पाइथन फॉर्मेट में रख के आपको दिखाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सर ये इनपुट फंक्शन से टेक्स्ट फील्ड कैसे बनकर आ गया। इनपुट फंक्शन कर्नल के पास गया, कर्नल ने ये फीचर ऐड किया टेक्स्ट फील्ड दिखाने वाला, इसीलिए हमें ये टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट प्रोग्राम दैट इज कर्नल। और जो आपको आउटपुट यहाँ दिख रहा है जुपिटर के नीचे, ये आउटपुट इंटरप्रेटर थोड़ी दिखा रहा है, इंटरप्रेटर तो आउटपुट को कर्नल को दे रहा है, कर्नल उसको इस फॉर्मेट में दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कर्नल इज लाइक एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम और एक इंटरफेस हो गया किस किस के बीच में, जुपिटर फाइल और इंटरप्रेटर के बीच में। ठीक है, तो कर्नल क्या है वो समझ में आ गया। अब ये जो कर्नल टैब है इसके अंदर क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहा है इंटरप्ट कर्नल। इंटरप्ट कर्नल का मतलब यह है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर एस्ट्रिक बनकर आ जाता है। अब मान लो कोई कोड बहुत देर से एग्जीक्यूट हो रहा है, तब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो कोड कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार छोड़ दो उसे, वो बेकार है मेरे लिए कोड। अब तो छोड़ कैसे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे जाकर इंटरप्ट कर्नल पे उस एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर देंगे। तो इंटरप्ट कर्नल का मतलब है कर्नल अभी जिस सेल को रन कर रहा है या जो भी एग्जीक्यूशन कर्नल से हो रहा है वो इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, रीस्टार्ट कर्नल क्या करता है, रीस्टार्ट कर्नल का मतलब होता है कि जो आप यहाँ एग्जीक्यूशन नंबर देख रहे हैं, ये सब एग्जीक्यूशन नंबर, इसका मतलब कर्नल एक बफर में इन सारी इंफॉर्मेशन को सेव करता हुआ चल रहा है कि कौन सा सेल कब एग्जीक्यूट हुआ था। मैं चाहता हूं वो बफर क्लियर हो जाए, यानी कर्नल भूल जाए कि अब तक कितने सेल हो जाएगा, और जिस सेल को मैं रन कराऊंगा वो सेल के आगे सबसे पहले 1 लिखकर आ जाएगा, यानी फिर से गिनती शुरू हो जाएगी। इट मींस कर्नल भूल गया कि अब तक आपने क्या क्या एग्जीक्यूट किया है, जितने वेरिएबल आपने अब तक बने होंगे सेल के अंदर से वो सारे मेमोरी से फ्री हो गए। ठीक है, इसका मतलब है रीस्टार्ट कर्नल का। फिर आ रहा है रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट। इसका मतलब कर्नल रीस्टार्ट हो जाएगा, कर्नल के अंदर जितने वेरिएबल सेव हुए अब तक किसी भी सेल के एग्जीक्यूशन से वो सब फ्री हो जाएंगे, कर्नल के अंदर जितना भी बफर है वो सब फ्री हो जाएगा, और जो आउटपुट कर्नल दिखा रहा है ये सब भी क्लियर हो जाएगा। मान लो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, रीस्टार्ट कर्नल, यस, सब खत्म, ये एम्प्टी हो गया, सारा आउटपुट खत्म हो गया। वापस जाओ, रीस्टार्ट कर्नल एंड रन अप टू सेलेक्टेड सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर जाऊंगा, इसका मतलब हो गया कि शुरू के 2 सेल चलेंगे। और अगर मैं इस पे जाऊं रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल, तो जितने भी सेल हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारे के सारे आपके रन होने शुरू हो जाएंगे। पहले पहला चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा, अब दूसरा इन एग्जीक्यूशन है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक तीसरा नहीं चलेगा, सब पे एस्ट्रिक बनकर आ जाएगा, जितने आगे सेल होंगे सब पर एस्ट्रिक बनकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भी दोगे उसके बाद आगे बढ़ेगा, फटाफट से आगे बढ़ो। दूसरे सेल पर आओ, दूसरा होता है मार्कडाउन सेल। तो मान लो इस सेल पर मैं मार्कडाउन सेल का फीचर दिखाना चाहता हूँ, तो ये जो कोड है इस कोड पर आप जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर और यहाँ मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये जो सेल हो गए मार्कडाउन सेल हो गया। मार्कडाउन सेल में आप जो भी लिखेंगे बिना कमेंट लगाए
आप अपना रिमार्क दे सकते हैं। तो मान लो मैंने लिखा यहाँ पर पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज, मान लो मैंने ये लिखा। अब आप इसको रन करेंगे तो ये ऐसे लिखकर आ जाएगा। अब आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। कैसे देंगे स्टाइलिंग? तो अगर आप HTML जानते हैं तो आप ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे। HTML के अंदर एक टैग होता है H1 हेडिंग टैग, जो क्या करता है, जो भी इंक्लोजिंग टेक्स्ट है उसको हेडिंग यानी कि फॉन्ट साइज उसका बड़ा हो जाता है। इसी तरह से H2 होता है जो उससे छोटा होता है, हेडिंग साइज छोटा हो जाएगा। H3, H4, H5, H7 तक HTML के अंदर ये होते हैं। अगर आप सिर्फ इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप HTML का बोल्ड टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको अगर HTML नहीं आती तो कैसे करें? तो मार्कडाउन सेल में आप HTML यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्टाइलिंग देने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपने रिमार्क के लिए, या मार्कडाउन के अपने कुछ नए सिंबल्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो मार्कडाउन सेल में हैश स्पेस अगर आप देते हैं उसके बाद कुछ भी लिखते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू H1 हेडिंग। और अगर आपको H2 हेडिंग चाहिए तो 2 टाइम्स हैश और स्पेस। मान लीजिए मैं एक हेडिंग डालना चाहता हूं सिर्फ पाइथन नाम से। अब मैं चाहता हूं पाइथन के अंदर मैं इसके कुछ पॉइंट्स बना के लिखूं। जनरली जब आप नोट्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो हेडिंग और हेडिंग के अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। ज्यादा बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हेडिंग और उसके अंदर पॉइंट्स। तो अब इसके अंदर इसको मैंने हेडिंग बना दिया और इसके अंदर पॉइंट्स लिख रहे। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे डैश स्पेस, जब आप लिखते हैं तो वो एक पॉइंट बनकर हेडिंग के अंदर ऐड हो जाता है। मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991 बाय यूडो एंड रॉसन। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, हेडिंग उसके अंदर ये पॉइंट। तो अगर आप मान लो यहाँ पर कोई कोड बना रहे हैं तो उस कोड के बारे में लिखना चाहते हैं तो उस कोड का मेन हेडिंग डाल दो और उसके अंदर पॉइंट्स लिख दो कि मैंने लिस्ट पढ़ी। अब लिस्ट के बारे में लिख दो, लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट इज इटरेबल। ऐसे करके आप लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, लिस्ट के एंडोट्स बना सकते हैं। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब उसके अंदर लिख दो क्लास क्या होती है, इंटरफेस। ऐसे करके आप अपना बना सकते हैं। मान लो ये जो 1991 है इसको मुझे इटैलिक करना है तो आप आई टैग लगा सकते हैं HTML का, या मार्कडाउन का सिंबल है सिंगल एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो इटैलिक हो जाएगा जब आप उसे रन कराएंगे शिफ्ट एंटर के साथ। किसी को बोल्ड करना है तो डबल एस्ट्रिक के साथ आप लिख दीजिए, वो बोल्ड हो जाएगा। तो आप IMG टैग भी लगा सकते हैं, IMG SRC। तो जितना HTML आप जानते हैं आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, या उनके इक्विवेलेंट जो मार्कडाउन सिंबल्स होते हैं आप इनको सीख लीजिए। कहां से सीख ले? 2-3 मैंने आपको सिखा दिए, 5-6 और होते हैं बस। तो हेल्प में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा मार्कडाउन रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 10 मिनट का ये ट्यूटोरियल है, खुद से पढ़ लेना। ये लिखोगे तो आपको ये मिलेगा, ये लिखोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी कि ये भी अलाउड है। चाहे तो आप एस्ट्रिक के बीच में लिख दो, चाहे तो अंडरस्कोर के बीच में लिख दो, दोनों से ही टैलिंग मिल जाएगा। तो इसको गो थ्रू आप अपने आप कर लेना और इससे आप मार्कडाउन पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मार्कडाउन सेल हो गया। आप सोचो अगर मैं इस मार्कडाउन सेल को कोड सेल बना दूं और इसको रन कराऊं तो इसमें सिंटैक्स एरर चेक करी जाएगी, ये पाइथन कोड माना जाएगा और ये कोड इंटरप्रेटर को सबमिट किया जाएगा। इंटरप्रेटर मना कर देगा ये क्या लिख रहे हो आप, ये तो पाइथन ग्रामर के अगेंस्ट है, इनवैलिड सिंटैक्स। सर ये आई पाइथन क्या है? कर्नल का नाम, जो मैंने बताया ना बीच में इंटरफेस है कर्नल, उस कर्नल का नाम है आई पाइथन। अब यहाँ पर मार्कडाउन ही लगाना। तो ये मार्कडाउन का रेफरेंस कहाँ से खोला था आपने? हेल्प में जाएंगे, मार्कडाउन। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए तीसरा वाला और आखिरी वाला, खत्म करते हैं क्लास। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, कुछ भी लिख दिया। मान लो लिख दिया दिस इज पाइथन,
अब ना तो मैं इसमें मार्कडाउन सिंबल यूज करूंगा, ना मैं इसको पाइथन कोड मानना चाहता हूँ, इसको बस एज इट इज प्लेन टेक्स्ट की तरह लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोड में जाकर रॉ सेल कर दीजिए। अब शिफ्ट एंटर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉ सेल है ये, इसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो कोई फायदा इसका है नहीं, आने वाले वर्जन में हटने वाला है। तो आने वाले टाइम पे आपको दो ही मिलेंगे, मार्कडाउन मिलेगा और आपको कोड सेल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए सर मैंने ये बना दिया, अब इसका नाम है untitled1.ipython नोटबुक। आप इसका पाथ चेंज नहीं कर पाएंगे, आप इसको राइट क्लिक करके बस रीनेम कर सकते हैं। तो मैं जो भी फाइल बनाऊंगा, मैं बैच के जो आपका डेट है उस डेट के नाम से बना देता हूँ कि 3 मई को मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब ये फाइल कहाँ मिलेगी, जहां से आपने जुपिटर लॉन्च किया था उसी फोल्डर में फाइल सेव होगी। तो मैंने लॉन्च किया था आपके बैच के ड्राइव से, तो वहां पर ये सेव हो गई होगी, ये आ गई 3 मई IPython नोटबुक। अब सर ये बताओ, ये तो जुपिटर फाइल है, अगर मान लो मैं अपने क्लाइंट को दूं तो वो पाइथन फाइल बनाकर कैसे दी जाएगी? तो यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट नोटबुक एज, और नीचे से थर्ड ऑप्शन होगा नोटबुक टू एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका पाइथन फाइल जनरेट हो जाएगी, ये बन गई। तो इसको मेरे सिस्टम एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वो इसको हार्म फाइल बता रहा है, कोई बात नहीं, कीप कर दो। तो ये आपकी फाइल बन गई। अब ये .py फाइल, अब इसको आइडल पे आप रन कर सकते हैं। ये मान लो फाइल है। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसमें जो मार्कडाउन था वो कहाँ गया? वो सब पाइथन कमेंट बन गया होगा, क्योंकि ये पाइथन फाइल है। अब पाइथन फाइल है, मार्कडाउन कैसे लिखे? तो जो कमेंट होता है, पाइथन वाले कमेंट होते हैं, उसके थ्रू लिखेंगे। देखो आइडल में इसको ओपन कर रहा हूँ तो सब कमेंट बनकर आ गया, जितना भी हमारा मार्कडाउन था वो सब कमेंट बनकर आ गया, जो लाइन नंबर एग्जीक्यूशन था सब आ गया। अब इसको रन कराएं तो अब ये एक साथ ही रन होगा, इसमें वो फीचर तो है नहीं, एक एक करके रन करा लो, पूरा कोड एक साथ रन होगा। अब यहाँ पर ये रॉ सेल था, अब रॉ सेल एग्जीक्यूट हुआ तो एरर आ गई। ये देखो दिस इज पाइथन, ये रॉ ही तो था हमारा, तो इसलिए रॉ सेल का कोई एडवांटेज नहीं है, ये आगे चल के प्रॉब्लम ही करता है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जुपिटर फाइल को पाइथन फाइल में कन्वर्ट करके एंड यूजर को अगर लास्ट मोमेंट पे जब देते हैं, प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो ऐसे ही देते हैं फिर उसको। ठीक है, तो आप इसी को अपने सिस्टम पे यूज करना सीखें। चलो आज इतने रखेंगे। आई होप आज हमने पूरी क्लास एनाकोंडा जुपिटर समझने में लगा दी, कोई टॉपिक नया नहीं पढ़ा। तो कल जब आप अपनी क्लास में हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।